जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने देखी, और हम सीख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला हमारे पास, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं बेटा नीट और जेईई मेंस में, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, कहीं से भी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस निकल आते हैं जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे जो है फोकस बनाए रखें और ध्यान से देखें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, और ध्यान से नोट करें और अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ बैठें, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। हमारे लेक्चर्स का आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थ्योरेटिकल लेक्चर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस हम अच्छे से समझ चुके हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शंस आखिर में होता क्या है। हमने बोल दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, चेंज होता है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट हो, टाइम के अनुसार जो उसमें चेंज देखने को मिलता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। हमने ये अच्छे से पढ़ लिया था कि हमारे पास जैसे रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में समय के अनुसार क्या आता है, यानी टाइम के अनुसार धीरे धीरे डिक्रीजमेंट आता है, और प्रोडक्ट में टाइम के अनुसार धीरे धीरे इंक्रीजमेंट आता है। तो कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ और कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ टाइम के अनुसार, वही चीज क्या है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शंस, ये हम अच्छे से समझते हैं। आज हम इनके फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बहुत फैक्टर यहां पर 4-5 फैक्टर हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर्स है बेटा हमारे पास, वो है हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास बच्चों, वो है हमारे पास कैटालिस्ट, एक एक करके भी पढ़ेंगे इन टॉपिक को। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कैटालिस्ट, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों उसका नेचर। एंड फोर्थ वन इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। एंड लास्ट वन इज हमारे पास नेचर ऑफ या फिर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इनके टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, अपने आप में देख लीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास है क्या, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए बच्चों कि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अगर हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं, अगर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट हम इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है कि नहीं जाती है। हमने जो है ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th में, जो है क्लास 11th में हमने ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ली चैटलर प्रिंसिपल, तो वो जो है मेरे वीडियो बन रखी है, उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। पर अगर मैं सिंपल सा यहां पर इतना बताऊं कि ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है,
तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शंस प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाए तो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शंस आएगी, यानी कि बैकवर्ड आएगी। तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जा रही है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जा रही है। अब जितनी जल्दी से जल्दी हमारे पास रिएक्शंस होगी, जितने जल्दी से जल्दी हमारे पास रिएक्शंस होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगा, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस। चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा हो, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आ रहा हो, चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट आ रहा हो। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन पे। तो इतना तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी हम इसका जवाब दे सकते हैं, और दूसरा जवाब हम इसका दे सकते हैं इसी चैप्टर में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, अरेनियस कॉलिजन्स थ्योरी। तो उस कॉलिजन्स थ्योरी से भी हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, उसका समझ सकते हैं कॉलिजन्स थ्योरी से भी। तो कॉलिजन्स थ्योरी क्या बोलती है कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं ये, और यहां से प्रोडक्ट बनेगा ये। तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, रिएक्टिंग पार्टिकल्स जितने ज्यादा हमारे पास होंगे, उतने ज्यादा रिएक्टिंग पार्टिकल्स में आपस में टकराव होगा, टकराएंगे। और जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो उसी टकराव की वजह से प्रोडक्ट के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। टकराव कहने का मतलब है कि मान लीजिए रिएक्टिंग पार्टिकल्स अपने पास रिएक्टेंट हैं, अपने पास A2 B2 क्या बन रहे हैं, AB प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, A2 जो रिएक्टेंट है इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, AA के बीच में, B2 के बीच में भी बॉन्ड होगा। इस तरह से जब A2 के मॉलिक्यूल्स और B2 के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तभी जाके इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो तभी जाके प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट बनेगा, AB अगर हमारे पास बनेगा, यानी कि A और B के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो वो तभी बनेगा ना जब रिएक्टेंट यानी कि AA के बीच का बॉन्ड टूटेगा, या फिर BB के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब इनके बीच का बॉन्ड ये टूटेगा तभी तो AB के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी प्रोडक्ट के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। और हम बहुत अच्छे से समझते हैं रिएक्टिंग केमिकल रिएक्शंस में होता क्या चीज है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट, और वही बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। और इसी से हम समझ सकते हैं कि जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि जितना ज्यादा हम रिएक्टिंग पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ज्यादा हम रिएक्टिंग पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा टकराव होगा, यानी कि कॉलिजन्स होगा, और जितना ज्यादा कॉलिजन्स होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे रिएक्टिंग पार्टिकल्स में उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि यहां पर जितना ज्यादा हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का मतलब होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स का जो हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जो भी यहां पर रिएक्टिंग पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो टकराव ज्यादा होंगे, है ना। और टकराव ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, और ज्यादा बॉन्ड जब रिएक्टेंट के टूटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो चेंज ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, या फिर प्रोडक्ट में चेंज ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, है ना। रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा कम होगा और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो वही चेंज जो कंसंट्रेशंस में चेंज आ रहा है वही हम बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो जब रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कि चेंज आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है चेंज आना चाहिए, रिएक्टेंट में चेंज आना चाहिए, प्रोडक्ट में चेंज आना चाहिए। जितना ज्यादा चेंज आएगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये अपने पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस का बेसिक सा कंसेप्ट है कि कंसंट्रेशंस पे किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने समझा ली चैटलियर प्रिंसिपल।
ली चटले प्रिंसिपल हमने बोला था कि ली चटले प्रिंसिपल क्या होता है? ली चटले प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि प्रोडक्ट साइड जो है प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शंस होगी, और अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को बढ़ा दो तो बैकवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शंस होगी, यानी कि रिएक्टेंट बनेगा। तो हम किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं यहां पर? टॉपिक हमारे पास कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की तरफ बनेगा, और प्रोडक्ट की तरफ बनेगा तो चेंज कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट में चेंज आएगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। जितना कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उतना ही डायरेक्टली डिपेंड्स है रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगा। तो एक तो ली चटले प्रिंसिपल से हम समझ चुके हैं। दूसरा हमने समझा है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशंस। और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशंस का मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग तभी होगा जब कॉलिजंस होगा, और कॉलिजंस कौन सा वाला? नॉर्मल कॉलिजंस नहीं बेटा, इफेक्टिव कॉलिजंस, ऐसे कॉलिजंस जिस पे ये बॉन्ड टूट जाए। इफेक्टिव कॉलिजंस यहां पर होना चाहिए। ये बॉन्ड ब्रेकिंग के पीछे जो मुद्दा है वो मुद्दा किसका है? इफेक्टिव कॉलिजंस का, यानी कि यहां पर इफेक्टिव कॉलिजंस होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कॉलिजंस होना चाहिए। अब इफेक्टिव कॉलिजंस होना चाहिए बॉन्ड ब्रेक होने के लिए। अब इफेक्टिव कॉलिजंस का मतलब क्या है? यानी कि नॉर्मल टकराव। मान लीजिए बच्चों ये ए आपस में बॉन्ड बने हुए हैं, बी आपस में बॉन्ड बने हैं। इन ए बी के बॉन्ड कब टूटेंगे? इन ए बी के बॉन्ड कब टूटेंगे? नहीं, अगर नॉर्मल टकराव हो रहा है, अगर आराम से इस तरह से नॉर्मल टकरा रहे हैं तो उस नॉर्मल टकराव में इनका बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब ये इफेक्टिवली टकराएंगे, यानी कि इफेक्टिवली ये कोलिजंस करेंगे, यानी कि जब ये ज्यादा हाई पावर से कोलिजंस करेंगे तभी इनके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा। और जिस पर ये बॉन्ड टूट रहा है, जिस कॉलिजंस पे ये बॉन्ड टूट रहा है, उसी कॉलिजंस पे हम बोलते हैं, उसी कॉलिजंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। हम सारे कॉलिजंस को इफेक्टिव नहीं बोलते हैं, यानी कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स में कॉलिजंस बहुत ज्यादा होता है। कॉलिजंस तो अगर हम बोले तो कॉलिजंस हम बोले अगर किसी पर वॉल्यूम में, अगर रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पर वॉल्यूम में हम कॉलिजंस बोल दें तो 10 टू द पावर 10 से लेकर 10 टू द पावर 20 कॉलिजंस होता है पर सेकेंड। एक सेकंड में पर वॉल्यूम में जो कॉलिजंस होता है 10 टू द पावर 10 से लेकर 10 टू द पावर 20 होता है। लेकिन सारे के सारे ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कॉलिजंस वही होगा जिसपे किसी रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहा है ना। यानी कि अगर हम मान ले कि मान लीजिए कोई, अगर हम बोले कि ए स्पीसीज और बी स्पीसीज आपस में रिलेशंस में है, और रिलेशंस में है तो इनका रिलेशंस यानी कि इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक कब होगा? नॉर्मल झगड़े हो रहे हैं तो उससे तो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, लेकिन जिस झगड़े से, जिस टकराव से ये बॉन्ड टूट जाए, जिस टकराव से इनका रिलेशंस टूट जाए, उसी टकराव को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव टकराव, यानी इफेक्टिव कॉलिजंस। और उसी इफेक्टिव कॉलिजंस से क्या होगा? इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, और जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, ध्यान ये रखना है, केमिस्ट्री अपने आप को क्या समझाती है, हमें क्या समझाती है? केमिस्ट्री से अपन लोग क्या समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग करना ही बुरा होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग भी कभी कभी जो है सही हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होता है? फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि नया सब्सटेंस बनता है। तो एंजॉय करो, है ना। तो ध्यान से समझना है। तो हमने ये चीज समझ गया, ये चीज हमें समझ में आ गया। आगे हम बढ़े, आगे अगर हम बढ़े तो सबसे पहला तो हमने ये पढ़ लिया कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है बच्चों कैटालिस्ट, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटालिस्ट। तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कैटालिस्ट वाला। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है कैटालिस्ट। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है। बेटा कैटालिस्ट ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल कंपोनेंट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अल्टर करता है। अल्टर का मतलब या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है। द केमिकल कंपोनेंट या फिर द केमिकल कंपोनेंट, द केमिकल कंपाउंड्स, कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट हु इंक्रीज, हु अल्टर कर लेते हैं, अल्टर रेट ऑफ रिएक्शंस। या तो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दे या तो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा दे। जो अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को विदाउट इंक्लूडिंग या फिर विदाउट क्वांटिटेटिवली इंक्लूडिंग, विदाउट क्वांटिटेटिवली इंक्लूडिंग, विदाउट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिवली, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, जो बिना क्वांटिटी के, यानी कि अपनी क्वांटिटी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं देता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस में इस तरह से पार्टिसिपेट करता है कि उसकी क्वांटिटी यूज होती नहीं है, पर वो रेट ऑफ रिएक्शंस को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है और हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, बीच में हमारे पास क्या है? यहां पर कैटालिस्ट है।
अब ये कैटलिस्ट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है ये कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकता है, ये तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, वो इस पे डिपेंड करता है। तो दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा है और एक रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज कर रहा है विदाउट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिवली, ये अपनी क्वांटिटी को रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि किसी भी रिएक्ट साइड हम इसकी क्वांटिटी को नहीं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि हाइड्रोजनेशंस करें H2 और यहां पर कैटलिस्ट डालें हम निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, है ना, कुछ भी यहां पर कैटलिस्ट डाल सकते हैं। तो यहां से यहां अगर हमें रिएक्शंस करवानी है तो क्या हो गया, CH3 यानी कि हाइड्रोजनेशन हो गया, N का डबल बॉन्ड यहां से टूट गया और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। तो क्या हमें रिएक्टेंट साइड ये कैटलिस्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हमें प्रोडक्ट में ये कैटलिस्ट ऑब्जर्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसने कुछ इस तरह से इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करा कि अपनी कोई भी क्वांटिटी उसको नहीं दी, लेकिन रिएक्शंस को प्रोडक्ट की तरफ बदल दिया, है ना। ये तो रिएक्शंस को जल्दी से जल्दी बदल दिया, ये रिएक्शंस को यानी कि टाइम ले सकता है, यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, है ना। तो इसी के बेसिस पे अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, अल्टर करता है। अब इसी अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास जो है दो टाइप का यहां पर कैटलिस्ट आता है। तो कैटलिस्ट के दो टाइप हम पढ़ लेते हैं बेटो, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट के दो टाइप, ध्यान सुनना बच्चों, कैटलिस्ट के दो टाइप हमारे पास, कुछ कैटलिस्ट हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और कुछ हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट तो क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, यानी कि जल्दी से जल्दी रिएक्शंस हमें दे देता है। और ये टाइम को क्या कर देता है, टाइम को डिक्रीज कर देता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज कर देगा, यानी कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ये देगा बना के। लेकिन वही अपोजिट साइड जो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, यहां पर क्या हो जाता है, ये कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को तो कर देते हैं ये डिक्रीज और टाइम को कर देते हैं इंक्रीज। कहने का मतलब है पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शंस हमारे पास 10 मिनट में हो रही है ना, और हमने उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, अब उस रिएक्शंस को हमें 1 मिनट में ही हो गई, एकदम से 1 मिनट में ही हो गई। तो यानी कि जो 10 मिनट में रिएक्शंस हो रही था वो 1 मिनट में हो गई। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया और समय घट गया। तो उन सारे कैटलिस्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसी पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज कर देते हैं और टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शंस क्या हो रहा था, 10 मिनट में हो रहा था, अब उसने जो है टाइम को 20 मिनट कर दिया, यानी कि टाइम को 20 मिनट बढ़ा, यानी कि अब क्या हो गया, वही रिएक्शन जो 10 मिनट में हो रही थी अब उसमें कैटलिस्ट डाले, अब वो रिएक्शंस 20 मिनट में हो रही है। तो 20 मिनट का मतलब उसने टाइम बढ़ा दिया और रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा दिया, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शंस को घटा दिया, यानी कि स्लोली कर दिया उसने रिएक्शंस। यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्लो डाउन रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, स्लो करते हैं, यानी कि स्लो करते हैं। और ये स्लो वाले कैटलिस्ट कहां पर यूज होते हैं बच्चों, जहां पर कोई भी रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, यानी एक्सप्लोसिव होने वाली रिएक्शंस होती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर। ये यहां पर ये जो रिएक्शन, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये कहां पर यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीजों पे, न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारी रेडिएशंस एमिट होती हैं और बहुत सारी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होने के वहां पर चांसेस होते हैं। तो उसी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस को, उसी हाई पावर वाली रिएक्शंस को कम करने के लिए यहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हमें पता भी होगा, हम सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में है वो D2O का यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं टू मॉडरेट द रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टेंट। यानी कि ये क्या कर देता है, उस रिएक्शन को कूल डाउन करता है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रिएक्टेंट क्या होते हैं, यानी कि वहां पर रिएक्शंस क्या होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है, बहुत स्पीड में रिएक्शंस होती है और बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, यानी बहुत रेडिएटेड वाली रिएक्शंस होती हैं। तो उन रिएक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए इस नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं। पर हमने इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। आया समझ में। अभी पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में भी और चीजें पढ़ते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट टॉपिक डालते हैं। पहले इतनी चीजें पढ़ लीजिए बच्चे, इतने छाप लीजिए,
समझ में आया ना? जो भी डाउट बच्चों को आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, वहां पर डाउट उनका क्लियर किया जाएगा। पहले इसको छापो, फिर हम टॉपिक डालते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। पॉजिटिव कैटलिस्ट, और पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, अभी हमने देखा। तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। सिंपल, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं बच्चों, इंक्रीज कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि डिफाइन अगर करें तो हम बोलेंगे द केमिकल कंपोनेंट who increase या फिर increases rate of reactions without including quantitatively, जो क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी लगे ना रेट ऑफ रिएक्शंस में, पर वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज बड़ा कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है, लेकिन क्वांटिटेटिवली उसका कोई यूज नहीं होता है, वो हमने समझा है अभी, है ना? तो यहां पर हमने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शंस को तो इंक्रीज कर रहा है और टाइम को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर काफी इसके रिगार्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस पे डायरेक्टली डिपेंड्स है, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस कैटलिस्ट पे डायरेक्टली डिपेंड्स है। जितना ज्यादा कैटलिस्ट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। हमने समझ लिया रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। तो यानी कि हम इस पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब कैटलिस्ट डालेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है। अब यहां पर जो कैटलिस्ट हमने डाला है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो हमने डाला है, वो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, जल्दी से जल्दी इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे रहा है। अब जल्दी से जल्दी अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलेगा तो यहां पर कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, है ना? यहां पर कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट आएगा और यहां पर कंसंट्रेशन में बच्चों डिक्रीजमेंट आता है। और हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने देखा है कि कंसंट्रेशंस भी क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस, इफेक्टिव कोलिशंस, ये सारी चीजें। अगर कंसंट्रेशन जितना चेंज होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस में हमें देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस होगी, है ना? तो ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये कैटलिस्ट हमने देख लिया विदाउट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिवली, यानी कि कैटलिस्ट की क्वांटिटी यूज नहीं होती है, पर कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है। तो कैटलिस्ट जो क्या, कैटलिस्ट का काम होता है बच्चों, कैटलिस्ट का जो काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स को केवल और केवल सरफेस प्रोवाइड करवाता है। यानी कि ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्टेंट पार्टिकल्स को क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टिंग पार्टिकल्स या रिएक्टेंट पार्टिकल्स। यानी कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा कैटलिस्ट का, उतने ही ज्यादा रिएक्टिंग पार्टिकल्स उस कैटलिस्ट पे आएंगे और वो कैटलिस्ट काम करेगा उसको प्रोडक्ट में बदलने का। सिंपल सा समझिएगा बच्चों। मान लीजिए कि यहां पर क्या है, रिवर है, यानी कि नदी है बीच में, और नदी के ऊपर क्या लग रखा है, ये पुल लग रखा हुआ है, यानी कि ये ब्रिज लगा हुआ है नदी के ऊपर। ठीक, अब जितना बड़ा सरफेस इस ब्रिज का होगा, जितना बड़ा सरफेस या फिर जितना चौड़ा ये पुल होगा, उतने ज्यादा यहां पर पार्टिकल्स होंगे इस साइड के। मान लीजिए इधर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ध्यान सुनना, ये रिएक्टेंट है और ये यहां पर प्रोडक्ट है। तो जितने ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, जितने ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इस प्रोडक्ट पे चिपकेंगे, उतने ही ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे ना। सिंपल सी चीज है। तो ये हमारे पास है कि भाई जितना ज्यादा, ये बीच में क्या है, ये बीच में ये ब्रिज क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। तो सिंपल सा है कि जितना ज्यादा एरिया इस ब्रिज का होगा, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस इस कैटलिस्ट का होगा, उतने ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे चिपकेंगे
उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे बैठेंगे और ये कैटलिस्ट उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल देगा, है ना। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन हम ये भी समझ सकते हैं कैटलिस्ट की कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदलने का काम कर रहे हैं। यानी कि इट हेल्प टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदले उसी को हम कैटलिस्ट कह रहे हैं। यानी कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहा है और बहुत जल्दी से जल्दी वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा कैटलिस्ट का, जितना ज्यादा सरफेस होगा कैटलिस्ट का, उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पे आएंगे और उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ बदलेंगे। समझ में आया? बहुत आसान है यार, बहुत ईजी है। मान लीजिए कि इतनी बड़ी नाव है, मान लीजिए इतना बड़ा ब्रिज है ना, तो इतना बड़ा, इतना सरफेस एरिया है। अब जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स इस सरफेस एरिया पे जाएंगे, यानी कि इस ब्रिज पे रहेंगे, उतने ही जो है प्रोडक्ट की तरफ जाए, है ना। या फिर हम सिंपल इसको नाव से समझते हैं, इस रिवर को। मान लीजिए ये रिवर है, ध्यान सुनना, ये रिवर है। अब क्या है, यहां पर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं और इधर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो अब हम मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये नाव है, ये क्या है बच्चों, नाव। अब नाव जो है, ये नाव वोट यानी कि नाव, ये नाव को हम क्या मान रहे, मान लीजिए कैटलिस्ट। अब जितनी बड़ी नाव होगी उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस पे सवार होंगे, और जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस नाव पे सवार, यानी कि इस कैटलिस्ट पे सवार होंगे, उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बदलेगा। यानी उतनी ही ज्यादा ये नाव जो है इस एरिया से इधर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोडक्ट की तरफ को लेके जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर ये नाव इतना है, अगर इस नाव का मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं मान लीजिए, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स और आ जाएंगे, और रिएक्टेंट पार्टिकल्स और आएंगे तो वो जितना ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स आएंगे उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट में बदलेगा, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट में बदलेगा तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा डिक्रीजमेंट आएगा, यहां पर कंसंट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगा, यानी कि चेंज यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। तो हम ये बात कहेंगे कि कैटलिस्ट केवल और केवल सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहा है। तो कैटलिस्ट क्या, वो जो कैटलिस्ट है वो केवल सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहा है, वो हम समझ चुके हैं। जैसे नाव है, तो नाव रिएक्टेंट को अपना कोई भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ना ही वो प्रोडक्ट का कोई भी हिस्सा दे रहा है। बस नाव क्या कर रहा है, केवल रिएक्टेंट पार्टिकल्स यानी कि इस साइड के जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है उसको उस साइड लेके जा रहा है प्रोडक्ट में। तो कैटलिस्ट का काम भी यही है, कैटलिस्ट अपना कोई भी हिस्सा ना रिएक्टेंट को देता है ना प्रोडक्ट को देता है, विदाउट इंक्लूडिंग, मैंने यहां पर लिखा विदाउट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिवली, इसका कोई भी हिस्सा, इस नाव का कोई भी हिस्सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ तो नहीं दिखा। तो वही सेम चीज है कि कैटलिस्ट का कोई भी हिस्सा, कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी ना रिएक्टेंट में देखने को मिलती है ना प्रोडक्ट में देखने को मिलती है, वो केवल और केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो जितना बड़ा सरफेस होगा कैटलिस्ट का, उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ जाने को तैयार होंगे, बेताब होंगे, और उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ बदल जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात समझ में कैटलिस्ट वाला? अब यहां पर ही हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के अंदर, कि किस तरह से ये टाइम को डिक्रीज कर रहा है, ये समझ लेते हैं, किस तरह से टाइम को डिक्रीज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे पास यहीं से टाइम का भी समझ लेते हैं कि अगर छोटी सी नाव होगी जिसमें 5 या 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सवार हो रहे हैं और वो 10 ही प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, और एक बड़ी सी नाव है बेटा, यानी कि बड़ी सी वोट है, तो बड़ी सी जो वोट होगी जिसमें 100 आदमी सवार कर रहे हैं, तो वो 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट की तरफ बदल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कहां पर जो है सवारी पार हो जाएंगे, जहां पर नाव बड़ी है, जहां पर कैटलिस्ट बड़ा है, वहां पर उतना ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ चले जाएगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ चले जाएगा तो समय कम, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। कब? जब कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बड़ा है। आई बात समझ में? और यहां पर एनसीईआरटी में हमारे पास एक ग्राफ भी दे रखा है, और वो ग्राफ किसके रिगार्डिंग दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पेपर में भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, इसलिए स्टार टॉपिक मैंने इसको डाला है। स्टार टॉपिक का मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये पेपर में आता है।
तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी का अगर सिंपल डेफिनेशन पढ़े तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert, required to convert reactant into product, reactant into product, कि वह कम से कम एनर्जी, वह कम से कम एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दे, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। जैसे यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो है ग्राफ भी दे रखा बच्चों हमारे पास, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इस कोऑर्डिनेट में, और ये रिएक्शंस कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ना, यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट में। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है और यहां पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर मान लीजिए प्रोडक्ट है। ध्यान सुनना, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाता। पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पहले एक्टिव होता है, यानी कि प्रोडक्ट में बदलने के लिए वो पहले एक्टिव होता है, और जब वो प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक्टिव होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी मान लीजिए हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है। अभी हमारे पास जो है कोई भी एक्टिवेशन, यानी कि हमारे पास कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, बिना कैटलिस्ट के हम अगर बात कर रहे हैं तो बिना कैटलिस्ट को जो है वहां पर क्या होगा कि ये रिएक्टेंट जो है ये समय लगा रहा है प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ये समय, ये रिएक्टेंट जो है इतना जो है एनर्जी लग रही है इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए, इतनी एनर्जी लग रही है इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस रिएक्टेंट को। और मान लीजिए अब ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी कौन सी है, ये वाली जो एनर्जी हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी कौन सी है रिएक्टेंट पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में बदलने की, जब हम कैटलिस्ट नहीं डाल रहे। अब मान लीजिए हमने यहां पर कैटलिस्ट यूज करा, अब कैटलिस्ट यूज करा तो कैटलिस्ट ने क्या करा, उस एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ को कम कर दिया और उसे जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदल दिया। यानी कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक्टिव होने के लिए इतना एनर्जी ले रहा था और यहां पर जाके एक्टिव हो गया, तब वो प्रोडक्ट में बदल रहा था, तब वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। जैसे हमने कैटलिस्ट डाला, जैसे हमने कैटलिस्ट डाला तो वैसे ही वो रिएक्टेंट पार्टिकल जो है जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट की तरफ बदल गया। तो अब एनर्जी क्या हो गई, अब एनर्जी ये आ गई भाई, अब तो एनर्जी ये आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, है ना। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो गैप है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी चेंज से, डेल्टा एच से। अरे बात समझ में, ये डेल्टा एच से। अब इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलना है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से बदलना है। तो क्या है, जो ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी क्या है, जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है तो यहां पर जो एनर्जी है, ये एनर्जी की जो वैल्यू है, ये जो एनर्जी की वैल्यू है, ये है विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो हम सिंपल यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बिना ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन मान लीजिए अब हमने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ये एनर्जी जो है कम हो गई, तो ये कौन सी एनर्जी है, यानी कि ये जो कौन सी एनर्जी है, ये है कैटलिस्ट डालने के बाद, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हो गया, कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। यानी कि कैटलिस्ट ना डालने पर, जहां पर कैटलिस्ट नहीं डाला था वहां पर रिएक्टेंट को पहले एक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा था, तब जाके प्रोडक्ट में बदल रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा समय लग रहा था क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी। अब क्या कर रहा है, रिएक्टेंट, जैसे हमने कैटलिस्ट डाल दिया, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी, यानी कि उतनी ऊपर नहीं जा रहा, अब वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, मतलब टाइम कम कर दिया। अब टाइम भी कम कर दिया और एक्टिवेशन एनर्जी भी तो कम कर दी, है ना। तो जैसे ही हमने कैटलिस्ट यूज करा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोडक्ट में, यानी कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदल गया। सिंपल सी चीज है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कैटलिस्ट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
कैटलिस्ट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है अगर मैं कैटलिस्ट डाल रहा हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, अब जैसे कैटलिस्ट डाल दिया अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो कहने का मतलब है कैटलिस्ट डालने पर, कैटलिस्ट की मात्रा बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक, तो हम ये बात कर रहे हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो रही है, कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कैटलिस्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे समझ रहे हैं? और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटलिस्ट के इनवर्सली है तो वही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है बच्चों, कैटलिस्ट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, या फिर कैटलिस्ट या फिर रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, यानी कैटलिस्ट डालोगे बढ़ेगा, ये घटेगा। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो ये वाला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में आता है, पूछने के लिए भी आता है। और साथ ही साथ यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि ये चीज यहां पर क्या चीज है, यहां पर ये वाले जो चीज है ये क्या है, यहां पर ये है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहां पर भी एनसीईआरटी में दे रखा है इसको मेंशन करके, है ना। ये चीजें क्या है, यहां पर इसको और दूसरा यहां पर हम इसको लगा देते हैं, ये वाला कैटलिस्ट वाला। तो ये अपने पास क्या है, ये जो पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है ये क्या है, ये हमने अपने पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे इसको। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कब है, विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बिना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा। अब जैसे कैटलिस्ट डाला तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो ये वाली कौन सी है, कैटलिस्ट डालने पर, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विद कैटलिस्ट। अब बच्चे बोलेंगे कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, ये कौन सी बला है, तो ये कोई बला नहीं है बच्चों। जैसे हमने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए होती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बदल दे उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी वही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट में बदल जाए उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सिंपल सी चीज है ना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिए और जो भी डाउट होगा पूछ लेना, छाप लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहले तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ लिया, दूसरा कैटलिस्ट पढ़ लिया। अब है नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का नेचर, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का नेचर। मान लीजिए हमारे पास A2 और B2 रिएक्शंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं AB, ठीक। अब इनके नेचर के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि इनका नेचर रिएक्टिव है या नहीं है रिएक्टिव, है ना। तो यानी कि उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है ये चीजें कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स का नेचर रिएक्टिंग वाला है या नहीं है, या फिर मॉडरेट रिएक्टिंग करना है, या फिर कैसे भी रिएक्ट कर रहा है वो, है ना, या फिर वो सुस्ता नहीं पड़ रखा, वो उसको प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब है उसके नेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि किस तरह से नेचर है उसका, रिएक्टिंग नेचर है। अगर अच्छा खासा रिएक्टिंग नेचर होगा, यानी कि अगर बेटर रिएक्टिंग नेचर होगा, तो बेटर रिएक्टिंग नेचर पे क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और रिएक्टेंट में ज्यादा से ज्यादा कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब है अगर बेटर रिएक्टिंग नेचर होगा तो रिएक्टेंट जो है ज्यादा से ज्यादा खत्म होगा और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट में डिक्रीजमेंट आएगा और प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजमेंट आएगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा से ज्यादा खत्म होगी और प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो वही चीज है अपने पास कि रिएक्टिंग किस तरह से है, कि मॉलिक्यूल जो यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं उनका नेचर रिएक्टिंग है या नहीं है, तो उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये इतना ही है इसमें यही चीजें सिंपल है। चौथा हमारे पास आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल सी चीज है, हमारे पास A2 और B2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों और प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें A2 का जो रिएक्टेंट, जो ये A2 का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसका एरिया इतना है और B2 का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एरिया इतना है ना।
तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर इनका एरिया ज्यादा होगा, हमने भी इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करी थी, अगर जितना ज्यादा एरिया होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का उतना ही ज्यादा ये आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा टकराएंगे, उतने ज्यादा पोर्शन आपस में टकराएगा, और उतना जितना ज्यादा पोर्शन आपस में टकराएगा उतना ज्यादा पोर्शन टूटकर प्रोडक्ट में बदलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यही है सिंपल, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, उनका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ने पर इफेक्टिव कोलिजन्स होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स होने पर प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी, रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। तो उसी को हम बोल सकते हैं सिंपल कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे ये भी रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली डिपेंड्स करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया of reactant is directly depends on rate of reactions, यानी कि rate of reactions directly depends करती है किसमें, rate of reaction directly depend करती है किसमें, surface area of reactant। क्योंकि because of surface area बढ़ाने से contact surface area बढ़ेगा, और contact surface area बढ़ेगा तो effective collisions ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी कि because contact surface area of molecule increases, contact surface area of molecules increases, then effective collisions increases, और जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगा, हमने अभी पढ़ा था, जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आए वही रेट ऑफ रिएक्शंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट में जाना है। लीचक्लर प्रिंसिपल भी कहता है अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। सिंपल से लीचक्लर से भी जवाब दे सकते हैं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में रिएक्शन जाएगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी। तो ये लीचक्लर से भी हम जो है दे सकते हैं, लीचक्लर प्रिंसिपल से भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। और सिंपल अपने जो है दूसरे जवाब हम किससे दे सकते हैं, इसका दूसरा जवाब दे सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन से। इफेक्टिव कोलिजन यानी कि टकराव से। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी एनर्जी आपस में इंक्रीज हो जाएगी। जो पहले बहुत स्लो एनर्जी में है, अगर वहां पर एनर्जी दे दी, यानी कि हीट कर दी, यानी कि उसको टेम्परेचर कर दिया, तो अब वो जल्दी क्या करेंगे, जल्दी उनकी एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब वो जल्दी अगर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो जल्दी टकराएंगे, तो जल्दी टकरा के प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा। तो सिंपल सी चीज है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ाने से क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज। इफेक्टिव कोलिजन्स, सारी चीजें इफेक्टिव कोलिजन्स पे हैं बेटा, सारी चीजें इफेक्टिव कोलिजन्स हैं। कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स जो आराम से अभी जो है रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में आराम से कोलिजन्स हो रहा है, ठीक, और उस कोलिजन्स पे कम से कम ही बॉन्ड टूट रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आए, जो भी सोए मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो आपस में जल्दी टकराएंगे, और टकराएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज ज्यादा से ज्यादा आएगा, और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज। और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेंशन करना बच्चों, अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों डबल या ट्रिपल हो जाती है। हमने डबल को ही मेंशन करना है, डबल हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शंस है, मान लीजिए R, या फिर X मान लेते हैं, X है। अगर मैंने इसको बोला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, यानी कि यहां से यहां जाने पर 10 डिग्री
टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, तो 100 डिग्री पे इस रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स 2x, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2x हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, याद रखना इस चीज को। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कितना टाइम, 2 टाइम्स एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शंस विल आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि विल आल्सो इंक्रीजेस, और कितना टाइम, डबल और ट्रिपल टाइम्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को इंपॉर्टेंटली मेंशन कर लेना, दिमाग में बिठा देना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, हमारे पास बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल, ये तो सिंपल सी चीज है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा है, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट, मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास A2 और B2 है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, AB बन रहा है। ध्यान सुनना, प्रोडक्ट बन रहा है, AB बन रहा है, सिंपल सा चीज। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है, अगर मैं बोलूं सॉलिड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लिक्विड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन तीनों में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? सब बच्चों को पता है बहुत अच्छा से कि काइनेटिक एनर्जी भाई गैसेस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बच्चा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है। यानी कि अगर हमारे पास ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हुए तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज देखने को मिलता है, और कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज देखने को मिलता है क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की फिर ज्यादा होती है सॉलिड से। तो ये ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस का ऑर्डर हो जाएगा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है, समझ में आया? तो बहुत इजी है, ऐसा है जैसे लड्डू, आसान है बच्चों कि गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगी। आई बच्चों समझ में? तो छाप लीजिए इसको, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला लेक्चर्स, पहले इतना छाप लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें नेक्स्ट लेक्चर्स को मेंशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शंस। अब तक के लिए इतना छाप लो।